हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट या फिर स्टोइचियोमेट्री की बात कर रहे थे और अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कस कर ली हैं, है ना। हमने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री का बेसिक, लिमिटिंग रिएजेंट, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास डिस्कस कर लिया, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लिए, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस करी है। साथ साथ हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है हमारा क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो आपने देखा था मेनली जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के डिस्कस करे थे वो किस तरीके से होते हैं हमारे, या तो क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने को आते हैं, या फिर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल होते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें देते हैं बट हमें वो क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सॉल्व करना होता है। हमने पीओएसी के कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे, सीक्वेंशियल रिएक्शंस को भी एनालाइज किया था, है ना। तो एक तरीके से मैं बताऊं बेटा, हम लोगों ने मेजर पार्ट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कंप्लीट कर लिया है। As far as the theory is concerned, as far as the things that I have to tell you, what I have to discuss with you, that part is over. अब मेरली जो पार्ट बचा है इस चैप्टर का वो है आपकी प्रैक्टिस। आपने कितनी प्रैक्टिस करी, आपने कितने डिफरेंट क्वेश्चंस करे, क्योंकि हम अगर आप क्वेश्चंस भी देखोगे और सीरीज ऑफ असाइनमेंट सॉल्व करोगे जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करें, यू विल हैव एन आइडिया कि उस हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट लॉजिक लगता है। मिक्सिंग कैसे करते हैं तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं, डाइल्यूशन जैसे हमने लास्ट क्लास में जो यूज़ किया था, डाइल्यूशन में हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस किया। मतलब बहुत वेराइटी ऑफ चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो भी एकदम डिफरेंट है। इस एनालिसिस को जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो देखा जाए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री, कुछ लोग इसे ईडियोमेट्री भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट ईडियोमेट्री, इट्स यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है गैस का एनालिसिस करते हैं। दिस इज नथिंग बट गैस एनालिसिस। अब मैं आपको बता देती हूँ यूडियोमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप स्कूल के हिसाब से चलते हैं तो दिस यूडियोमेट्री थिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्कूल। अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो हो सकता है आपके स्कूल में जो गैसियस स्टेट का चैप्टर आप फर्दर ऑन पढ़ेंगे, दैट वुड बी 5th चैप्टर ऑन द सीक्वेंस लिस्ट, 5th और 6th, उसमें आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा यूडियोमेट्री का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे सकता है, बट सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का पार्ट नहीं है। नाउ स्किप द पार्ट ऑफ बोर्ड्स, लेट्स कम ऑन टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो यूडियोमेट्री मेंस लेवल के लिए और नीट लेवल के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूडियोमेट्री का हमारे पास क्वेश्चन आता है और हम कहते हैं, हम डिफरेंटली बोला अरे हाँ ये तो यूडियोमेट्री है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बोल सकते हैं ना, ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसको हम बोल नहीं पाते। इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना ये मिक्सड होकर आते हैं। कई जगह आप देखेंगे यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट ये है ना, बीच बीच में किसी भी क्वेश्चन में जो है घुसा देते हैं। और बहुत आसान है यूडियोमेट्री, देखा जाए बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं मैं उसे डिस्कस करूंगी। हालांकि बहुत सारी किताबें यूडियोमेट्री को नहीं पढ़ाती हैं, बट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक भी स्टोन अनटच रह जाए आप लोगों से। आप लोगों को हर एक चीज़ आनी चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग जो है यूडियोमेट्री को शुरू करते हैं। बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ यूडियोमेट्री की। क्या कि मैंने बोला गैस एनालिसिस, तो गैस के लिए तो आपको पता है ना, PV = nRT वैलिड होता है। यू नो दिस इज वैलिड फॉर गैस, है ना। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। लेट्स से मैंने एक रिएक्शन लिखा है N2 + 3H2 गिव 2NH3। इस रिएक्शन में सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं बच्चे गैस है, तो जहाँ भी गैसेज होंगी ना वहाँ आप ये PV = nRT ऑफ कोर्स लगा सकते हो, है ना। इस पूरे रिएक्शन में आप PV = nRT लगा सकते हो बिकॉज ये जो है गैस है, राइट। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज, इस रिएक्शन को आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि 1 मोल नाइट्रोजन का जो है वो रिएक्ट करा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ एंड इवेंचुअली आई गॉट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन इट। दैट इज व्हाट यू विल ट्राई टू से कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज सब्सिक्वेंटली रिएक्टेड विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना। नाउ अगर मैं बोल दूं कि मेरा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, तो PV = nRT को देखिए ज़रा एक बार।
आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। एक्चुअली यही है मेरा फंडामेंटल यूडोमेट्री। यूडोमेट्री एक्चुअली सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन के हिसाब से ये बोल सकती हूँ कि जिस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स गैस के वेरी करेंगे उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ गैस भी वेरी करेगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। दैट मीन्स आप जो ये नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो आप इसे वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आप 1 मोल नाइट्रोजन को बोल सकते हो कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करा है 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो आपको जाके मिला है 3 लीटर के साथ रहा है 2 लीटर ऑफ अमोनिया। अगर आप इस तरीके से बोल पा रहे हो ना, ये यूडोमेट्री है। मतलब गैसियस रिएक्शन में मोल से गैस को ना पढ़ के वॉल्यूम के थ्रू गैस की रिएक्शन को समझना, वॉल्यूम चेंज को गैस के रिएक्शन में एनालाइज करना ही मेरा यूडोमेट्री है। समझ रहे हो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और यूडोमेट्री का पैरामीटर जो मेरे सामने आ सकता है वो है कि आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट ना रखें, टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए। जब आप ऐसे करेंगे बच्चे तो टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम आर कांस्टेंट, तो आप देखेंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन से। मतलब जो चीज़ आप इसके लिए बोल रहे हैं उसको आप ऐसे ना बोल के आप कैसे बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं। मतलब 1 atm अगर मैंने प्रेशर बोला नाइट्रोजन का तो वो रिएक्ट कर सकता है 3 atm ऑफ हाइड्रोजन के प्रेशर के साथ, तो वो दे सकता है 2 atm प्रेशर ऑफ अमोनिया। ये भी आप समझ सकते हैं। तो एक तरीके से अ डिफरेंट वे ऑफ यूडोमेट्री है। दिस इज व्हाट यूडोमेट्री इज। आप देखिए कितना सिंपल है, कुछ मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस आप जो स्टोइचियोमेट्री में नंबर ऑफ मोल्स को पढ़ रहे थे वो आप किसी पर्टिकुलर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट में वॉल्यूम से भी पढ़ सकते हैं, किसी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे प्रेशर से भी पढ़ सकते हैं, है ना। बट मोस्टली टेम्परेचर और प्रेशर को किसी भी रिएक्शन में कांस्टेंट रखना जो है एक ईजी टास्क है, इसलिए हम जनरली ये फॉलो करते हैं, ये नहीं करते। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आप कर सकते हो, ठीक है। बट आप जनरली यूडोमेट्री में ये करते हो। जहाँ तक आपको बात समझ आई, मतलब हम यूडोमेट्री में गैसेस को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज के बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, एनालाइज करते हैं। नाउ इसको यूडोमेट्री क्यों बोला जा रहा है, इसमें यूडोमेट्री जैसी क्या चीज़ है? यूडोमेट्री बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर हम एक ट्यूब लेते हैं जिसे हम बोलते हैं यूडोमीटर ट्यूब लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्या ट्यूब होती है? ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा ट्यूब है या फिर मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मैं गैसियस रिएक्शंस को जो है परफॉर्म कर सकती हूँ। जो भी गैसियस प्रोडक्ट मुझे मिलते हैं और जो मैंने गैसियस रिएक्टेंट डाले उनका वॉल्यूम एनालाइज कर सकती हूँ। और ये सारा काम जो भी यूडोमीटर में सारा काम होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है किया जा सकता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ बच्चे कि जैसे सपोज ये एक पर्टिकुलरली ट्यूब है, इस पर्टिकुलर ट्यूब में मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया CXHY गैसियस फॉर्म में और इस हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया इस यूडोमीटर ट्यूब में, ठीक है। ये मैंने कार्यक्रम किया तो ये मेरे क्या हो गए बेटा, रिएक्टेंट। तो CXHY मेरा गैस है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ गैस के साथ जो है रिएक्ट कराया, मेरा कंबशन का रिएक्शन हुआ। कंबशन में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगी। ये पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने यूडोमीटर में किया। अब इस रिएक्शन को मैं अगर बैलेंस करती हूँ तो कार्बन को देखिए बैलेंस करिए, X लिखा है, हाइड्रोजन को बैलेंस करें Y, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो मैंने Y/2 लगा दिया। ऑक्सीजन Y/2 और 2X और यहाँ पे 2 है तो 2X प्लस Y/2/2 कर सकते हैं हम इसे, है ना। मैं समझाऊंगी, दोबारा से बताऊंगी बैलेंसिंग कैसे करिए। अभी बस मैं ये समझ आ रही हूँ आपको यूडोमेट्री में हम काम कैसे कर रहे हैं। तो हमने जो है रिएक्शन किया, मैंने इनिशियली इनका वॉल्यूम पता कर लिया था, फाइनल ये जो गैसेस मिले इनका वॉल्यूम पता कर लिया, ठीक है। और कुछ एनालाइज करने की कोशिश करी और वहाँ से मैं कुछ पता करना चाह रही हूँ कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है। तो जनरली पहली चीज़ यूडोमीटर में कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं
तो पहली चीज जो है वो है यूडोमीटर में कंबशन रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या किसी भी तरीके का कंबशन रिएक्शन हम यूडोमीटर में करा सकते हो। आप यूडोमीटर में फॉर्मेशन या फिर बोले डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया भी करा सकते हो, क्योंकि अमोनिया का डिसोसिएशन और फॉर्मेशन गैसेस इन्वॉल्व करता है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन भी गैसेस इन्वॉल्व करता है ना, और प्रोडक्ट्स भी गैसेस होते हैं। या फिर आप टू गैसेस का डायरेक्ट रिएक्शंस करा सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग कुछ ना कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। यूडोमेट्री में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनका कोई ना कोई अजम्पशंस होता है। जनरली ये 3 तरीके के रिएक्शन जो हैं आप यूडोमीटर में कराते हो, बट इनके साथ आप कुछ अजम्पशंस भी मांगते हो। अब ये जो अजम्पशंस होती है बच्चे, ये अजम्पशन जो है आपको माननी पड़ेगी। एग्जामिनर आपको ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में बोलेगा कि टेक दिस एज अजम्पशन। अगर यूडोमेट्री का क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि यूडोमेट्री का क्वेश्चन हम ऐसे पता नहीं कर पाते। हाँ, नहीं पता कर पाते, बिल्कुल, मतलब डिफिकल्ट होता है पता करना। कुछ केसेस में डायरेक्टली पता कर सकती हूँ, एंड ऑफ कोर्स विद एक्सपीरियंस मैं पता कर सकती हूँ। बट यूडोमेट्री का कॉन्सेप्ट तो आप पता कर सकते हैं ना, कि जहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स की जगह गैस की वॉल्यूम इस्तेमाल करने को बोल दिया जाए, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की गैस की जगह क्वेश्चन ही वॉल्यूम के ऊपर हो, वो यूडोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इन्हीं आइडेंटिफाई में। या फिर सवाल आपको लिख कर दे देगा दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हैपेंड इन यूडोमीटर ट्यूब, तो दैट मीन्स वो यूडोमेट्री का सवाल है ना। तो इन सारे केसेस में ज़रूरी नहीं है एग्जामिनर आपको जो है लिख कर देखिए आप ये एजम्पशन लीजिए। आपको जो मैं एजम्पशंस यहाँ लिखवा रही हूँ ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमेशा एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब क्या क्या एजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन आपको ये मानना है कि यूडोमीटर में हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ये हमेशा है, यूडोमीटर किया ही कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही जाता है। यूडोमेट्री के कोई भी रिएक्शंस ऐसे किए जाते हैं। तो जब ऐसे ही करने हैं तो अब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट तो है, बट कौन सा भाई, या तो सवाल में टेम्परेचर और प्रेशर तुम्हें गिवन होगा कि भाई 300 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर जो है ये 2 atm। अगर गिवन नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर भी मान सकते हो, ठीक है। तो वैसे टेम्परेचर प्रेशर और जो होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ नॉट स्टेटेड एज्यूम रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर। पहला अजम्पशन ये है हमारा। सेकेंड अजम्पशन जो हमारे पास होता है वो ये होता है, आप एक्सटर्नल स्पीशीज आर ऑलवेज एडेड इन एक्सेस। एक्सटर्नली आप कुछ भी अगर ऐड करेंगे तो आप एक्सेस रिएजेंट मानेंगे उसे। आप एक्सटर्नली कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि सवाल में आपको दे दिया है कि दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन हैज़ अंडरगो कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने तो नहीं बताया मैंने एक्सटर्नली क्या डाला है, लेकिन ऑब्वियस सी बात नहीं है कि आप कंबशन किसका करा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन तो आपका की एलिमेंट है ना। अब हाइड्रोकार्बन में जब इसका कंबशन करा रहे हैं तो आप एक्सटर्नली क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो जब भी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस होते हैं, डोंट बॉदर अबाउट दिस रिएक्शन। मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि मैंने बैलेंसिंग कैसे करी है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक यूडोमेट्री का एक फील कराना चाह रही हूँ कि यूडोमेट्री करते कैसे और क्या क्या असम्पशंस हम उसमें लेते हैं, है ना। तो जो भी हम एक्सटर्नल स्पीशीज ऐड करेंगे, जैसे कंबशन में जनरली एक्सटर्नल स्पीशीज हमारा ऑक्सीजन होता है, तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड मैं उसको एक्सेस रिएजेंट ही मान के चलती हूँ, उसमें मेरा को कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन जो आपको यूडोमेट्री में लेके चलनी है बच्चे, वो है थर्ड अजम्पशन। वो ये है, वाटर इन कंबशन रिएक्शन always forms in liquid state unless and until stated। भाई अगर कुछ बताया नहीं गया है और रिएक्शन कंबशन है, तो कंबशन रिएक्शन में जो वाटर होगा, आपने नोटिस किया यहाँ मैंने लिक्विड लिखा है। कंबशन रिएक्शन में कभी भी जो भी वाटर फॉर्मेशन होगा उस केस में वाटर आप लिक्विड स्टेट में मानेंगे, जब तक सवाल में आपको ये दिया नहीं गया है कि ये वाटर वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है।
हमेशा कंबशन रिएक्शन में वाटर लिक्विड होता है। तो बेटा अगर ये लिक्विड है तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि इस पे गैस एनालिसिस नहीं वर्क करेगी। PV = nRT के हिसाब से इसके ऊपर यूडियोमेट्री वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है बच्चे? गैस के लिए होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है। अब जैसे सपोज एक पर्टिकुलर कंबशन रिएक्शन मैंने ये कराया और मैंने बोल दिया कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अकर्ड एट 400 केल्विन एंड अ टेम्परेचर ऑफ लेट्स से 760 mmHg, ये 750 mmHg लेट्स से, या 760 कुछ भी दे दिया मैंने आपको। अब आप क्या लेंगे? मतलब विल यू बी टेकिंग वाटर इन द लिक्विड स्टेट और विल यू बी टेकिंग वाटर इन द गैस स्टेट? आप बोलेंगे मैम हमें तो कुछ नहीं बताया, हमें तो नहीं बोला कि वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो हम वाटर इन लिक्विड स्टेट लेंगे, है ना? एंड देयर यू गेट रॉन्ग। व्हाई? इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें बताया है, बस तुमने सुना नहीं। ये वही चीज़ है, यही वो आयरनी होती है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है यार, ये तो मेरी टीचर ने बताया नहीं, बट ऐसा नहीं होता। टीचर ने बताया होता है, हमसे या तो मिस हो गया होता है, या फिर हमें उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा होता, या फिर हमने सुना नहीं होता। सेम चीज़ है। सवाल हमेशा बच्चे देखो, सवाल जब आपके सामने आएगा ना, वो अपनी लैंग्वेज से बहुत कुछ आपको बता के जाएगा कि ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस सवाल में हिडन भी होंगी जो तुम्हें पहचाननी है ना। जैसे तुम्हारा कभी मूड खराब होता है, कुछ होता है, मम्मी पूछती है ना तुमसे बेटा क्या हो गया, तुम बोल देते हो हाँ मम्मी ये हो गया, तो मम्मी क्या मान लेती है? इतनी जल्दी कन्विंस हो जाती? नहीं, वो तुम्हें क्योंकि जानती है, वो कहेगी कि भाई तो तुम मुझे जितनी सरल भाषा में बता रहे हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, ये वो है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन तेरा चेहरा कुछ और ही बता रहा है ना। शी कैन रीड योर फेस एंड कैन टेल यू कि बे कुछ गड़बड़ है, तो मुझे बता नहीं रहा। सेम चीज़ सवाल के साथ होती है। सवाल अपनी लैंग्वेज से एक चीज़ आपको बताता है, लेकिन बहुत चीज़ अपने अंदर छुपा के रखता है जो तुम्हें अपनी वाइसनेस से निकालनी होती है कि सवाल में क्या छुपा हुआ है। तो जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया कि दिस ml ऑफ अ हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबशन एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन 760 mmHg एंड दीज आर द प्रोडक्ट फॉर्म, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन XYZ, वॉट एवर इज द क्वेश्चन। तो इससे मुझे बताया, लेकिन उसने मुझे कहीं ये नहीं बोला कि वाटर क्या है, और मेरे को तो जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं वाटर क्या मान के चलूँगी? कंबशन में लिक्विड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने आपको बताया है। क्या बताया है? ये देखो यहाँ बताया है, टेम्परेचर 400 केल्विन, टेम्परेचर जब 373 केल्विन होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर उस टाइम पे बॉयल करके वाटर वेपर्स बन चुका होता है। तो ये टेम्परेचर जो है दिस इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट मीन्स दिस इज अ एविडेंस ऑफ द फैक्ट कि ये वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। समझे? अब ये नहीं बोलेंगे मैम आप वो बस भाई इतना आसान नहीं है कि आपको सीधा सीधा वो लिख कर भेज दे, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दे समझनी पड़ेंगी, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन से भी आप नहीं पता कर पा रहे हो। कुछ टेम्परेचर लेट्स से दिया ही नहीं है, प्रेशर दिया ही नहीं है, तो जब टेम्परेचर प्रेशर दिया नहीं है मतलब रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है? लिक्विड स्टेट। इस चीज़ को आप जो है समझेंगे। फोर्थ चीज़ जो है, एक ये अजम्पशन नहीं है, ये एक समझने का चीज़ है। क्या? ज़रा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस फैक्ट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि एक्सोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी निकलती है ना। तो जब मैं कंबशन रिएक्शन करा रही हूँ और कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें बहुत सारी हीट निकलनी चाहिए। तो अगर हीट निकलेगी तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ना चाहिए ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैंने कैसे यूडियोमेट्री अप्लाई कर दी और कैसे ज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर जो है T है और कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो आपको समझना है यूडियोमेट्री में वो क्या है, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ आपको ये समझना है कि आप जो भी ये रिएक्शंस करा रहे हैं, चाहे आप कंबशन करा रहे हैं, चाहे फॉर्मेशन करा रहे हैं, कोई भी गैसेस को रिएक्ट कर रहे हैं, वो रिएक्शन एक्सो और एंडो दोनों हो सकती है ना। हो सकता है ना भी हो एक्सो एंडो, बट अगर एक्सो एंडो होती हैं तो टेम्परेचर चेंज ऑब्वियस है। एक्सो होगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, एंडो होगा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। बट हम क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं? क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जितनी बार भी
आप यूडियोमेट्री ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं, जितनी हीट निकल रही होगी, जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, उस टेम्परेचर को बार बार कांस्टेंट कर दिया जाएगा। मतलब हम सेटअप ऐसे, जैसे मैम ने ये बना दिया ना, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होता एक्सपेरिमेंट्स। लैब में एक्सपेरिमेंट्स बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी यूडियोमीटर का ट्यूब है उसे थर्मोस्टैट में रखेंगे। थर्मोस्टैट टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में मदद करता है। थर्मोस्टैट में रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है कि जितना भी हीट निकलता है वो सारा हीट सराउंडिंग एब्जॉर्ब कर लेती है और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब नहीं करने देता, और सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग सेम मानते हैं, कांस्टेंट। तो जब भी आपके दिमाग में सवाल आए कि मैम यूडियोमेट्री का है लेकिन उसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, पर ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, यूडियोमेट्री कैसे लगेगा? क्योंकि यूडियोमेट्री अगर लगाना है तो आपको मानना पड़ेगा कि जितनी बार भी टेम्परेचर चेंज हुआ है वो टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल आ गया है, क्योंकि आपने रिएक्शन को किस में करा है? थर्मोस्टैट में। तो ये पॉइंट आप अपने हिसाब से इन अजम्पशंस में जो है नोट कर लेंगे। इवन इफ टेम्परेचर चेंज अकर्स, टेम्परेचर केम, वी एडजस्ट द टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल वैल्यू। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको विद रिस्पेक्ट टू द अजम्पशंस। Now another assumptions which is very important is कि हम कभी भी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको मानते हैं इनर्ट। वी कॉल देम इनर्ट। हालांकि इनर्ट नहीं होते, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे बनते हैं, नाइट्रिक, नाइट्रस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सेस्क्यूज, आप पढ़ेंगे, आप 12वीं में जब जाएंगे नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे रिएक्शंस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर होते हैं, और उतना टेम्परेचर हम यूडियोमेट्री में जो लैब में एनालिसिस कर रहे हैं उसमें नहीं ला सकते। तो इसलिए लैब एनालिसिस के लिए यूडियोमेट्री जो बना है उस केस में आप हमेशा मान के चल सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हो रहा है, दे आर केप्ट एज इनर्ट। यहाँ तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा, आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। फिफ्थ assumption जो अब मेरे सामने है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ assumption मुझे ये कहती है, फिफ्थ assumption अब मुझे ये कहती है कि आप जो है कोई ना कोई सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब स्पेसिफिक गैसेस। जो भी गैसेस, स्पेसिफिक गैसेस जो हैं आप बना रहे हैं या फिर जो रिएक्टेंट में हैं, उनका क्योंकि मुझे वॉल्यूम मेजर करना होगा, है ना बेटा। गैस का वॉल्यूम मेजर करना इतना आसान तो नहीं है, आप समझ सकते होंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है उसे कोई ना कोई सॉल्वेंट में जो है एब्जॉर्ब कराते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन सी गैस कौन से सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होगी, ये आपका वर्क है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग कौन से सॉल्वेंट्स लेते हैं और वो कौन सी गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप अगर जो है CO2 गैस को एब्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप अल्कोहलिक KOH लेते हैं, CO2 या SO2 दोनों गैसेस को आप एब्जॉर्ब करा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो गैसेस है ये एसिडिक है और ये क्या है, बेस है। तो एसिड बेस में डिसॉल्व हो जाता है ना, इसलिए ये एसिडिक एसिड जो है बेस में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो अगर मेरे को ये गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक गैसेस को अगर मुझे एब्जॉर्ब कराना होता है तो मैं बेसिक सोल्यूशन ले लेती हूँ, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, समवॉट लाइक दिस, ठीक। तो इन गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं ये सॉल्वेंट्स ले रही हूँ। तो ये है यहाँ गैसेस जो मैं लिख रही हूँ और ये है वो सॉल्वेंट जो मैं यूज़ करूँगी जनरली। अगर मेरे पास वाटर इन लिक्विड स्टेट है, जो कि गैस नहीं है बट समथिंग लाइक लिक्विड स्टेट में अगर कुछ प्रोड्यूस हुआ है, तो आप इसको एब्जॉर्ब कराते हैं अमोनिया गैस के थ्रू, क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो वाटर इन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है। या फिर आप उल्टा बोल दीजिए कि अमोनिया गैस अगर आपको मिली है तो आप उसको एब्जॉर्ब करा सकते हैं किसमें, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके, क्योंकि अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये भी पॉसिबल है क्योंकि जैसे वाटर इन लिक्विड स्टेट मिला और आपने अमोनिया पास कर दी, तो वाटर इन लिक्विड स्टेट किसके पास चला गया, अमोनिया के पास चला गया। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग। अगर आपका वाटर वेपर्स मिला, मतलब वाटर इन गैसियस स्टेट मिला, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए या तो आप कॉपर सल्फेट यूज़ कर लीजिए, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वाटर इन गैसियस स्टेट या वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर के ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स देता है। या फिर आप H2SO4 ले लीजिए, बिकॉज H2SO4 जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। वो जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मॉइस्चर होगा ना, वेपर्स हुए ना, वो वेपर्स विल कॉज मॉइस्चर,
तो दिस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है H2SO4, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा देख लेते हैं हम। और है, अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है उसको आप जो है एब्जॉर्ब कराते हैं अल्कलाइन पायरोग्लोल में। अल्कलाइन पायरोग्लोल का जो सोल्यूशन होता है उसमें आप एब्जॉर्ब करा लेते हैं। ओजोन गैस कहीं अगर प्रोड्यूस हो रही होती है आप उसको ऑब्जर्व कराते हैं टर्पेंटाइन ऑयल में। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी गैस कौन से सॉल्वेंट में जाके जो होगी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाती रहूँगी, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या समझ आया भैया, यूडियोमेट्री गैस एनालिसिस है, गैसेस के ऊपर ही लगा सकती हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं। इस केस में आप दो चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, या तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनके कर दीजिए, या टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनके कर दीजिए। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना काफ़ी आसान है, तो यूडियोमेट्री उसी तरीके से की जाती है। यूडियोमेट्री में एक रिएक्शन जो मैं करा सकती हूँ वो बेसिकली यूडियोमीटर ट्यूब में करा सकती हूँ, और यूडियोमीटर ट्यूब में या तो कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, या फिर कोई दो गैसेस का डायरेक्ट रिएक्शन मैं करा सकती हूँ। इन दो गैसेस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये इनर्ट गैसेस मानी जाती हैं। इस पूरे यूडियोमीटर में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, इवन इफ द रिएक्शन इज एक्सो और एंडो, जो भी हीट निकलेगी विल अज्यूम द हीट इज बीइंग डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग एंड नथिंग इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर और ऑल्टर इट्स टेम्परेचर। दैट इज एन अजम्पशन यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर। जब तक आपको टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे रखा, आप रूम टेम्परेचर प्रेशर मान सकते हैं। अगर आपको कंबशन रिएक्शन में वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप वाटर इन लिक्विड स्टेट ही उसे अज्यूम करेंगे। आप कुछ हर गैस को किसी सॉल्वेंट्स पे जो है एब्जॉर्ब कराते हैं ताकि उस गैस का एनालिसिस कर सके, कितना वॉल्यूम उस गैस का बना है उसे बता सकें। तो हर गैसेस के लिए हर एक सॉल्वेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं वो हमने लिखवा दिया। अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं सवाल की तरफ, और सवाल के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगी कि यूडियोमेट्री का एक्चुअली क्या। अभी अगर आपको 10% या 5% समझ आया है तो वो सवाल के थ्रू एकदम 90% क्लियर हो जाएगा कि सवाल से आपको समझ आएगा कि यूडियोमेट्री है क्या। बात क्लियर होती है। एक चीज़ और बेटा, कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया ना, साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी यहाँ पे, वो है बेटा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को हेल्प करेगी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। Now what actually this volume contraction means? It means for example, just आप सोचिए एक combustion reaction ही कर रही हूँ मैं, एक सिंपल सा combustion कर रही हूँ। let's say C2H6 का combustion मैंने किया, मुझे मिला CO2 और water, है ना। Now इस केस में ऑब्वियसली अगर आप कोई भी combustion reaction कर रहे हैं और आपको नहीं गिवन, तो आप मान सकते हैं वाटर इन लिक्विड स्टेट, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, और ये गैस हो गया, है ना। बैलेंस करिए 2, ये यहाँ पे आपका गया 2, ये 6 है तो यहाँ 3 लगा दिया हमने, ये आपका हो गया 3 और ये 4, तो ये 7/2 हो गया, राइट। नाउ द पॉइंट वी हैव हियर इज कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इनिशियल वॉल्यूम बिफोर वी आर स्टार्टिंग विद द रिएक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू द फाइनल वॉल्यूम विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जिसे मैं डेल्टा वी बोल रही हूँ, ये डेल्टा वी क्या है, फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। बट ये वॉल्यूम होगा किसका बच्चे, गैस का। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम आपने इसका और इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, माइनस फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि ये तो लिक्विड है इसका वॉल्यूम नहीं होगा, इसका जितना बचा है और इसका वॉल्यूम, तो वो फाइनल वॉल्यूम जो होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप निकालिए डेल्टा Ng इंटू वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। S मतलब स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो SR है मेरा स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला एक्चुअली सेइंग यू, डेल्टा Ng है बेटा नंबर ऑफ समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इन द रिएक्टेंट माइनस समेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मतलब फाइनल वॉल्यूम आपका कम होना है इनिशियल से, है ना।
और सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स से, तो मैंने यही किया। रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स माइनस प्रोडक्ट के जो भी गैशियस मोल्स है वो डेल्टा एन जी है, ठीक है। अब जैसे सपोज ये एक रिएक्शन है, ये सारे ही गैस है, मैंने लेट्स से इसका 10 ml लिया इनिशियल, सोचो, और मैं बोल रही हूँ ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने अज्यूम किया। तो अगर ये 10 ml है तो ये कितना यूज़ हुआ होगा बेटा, 30 ml ही यूज़ हुआ होगा, और ये कितना बनेगा 20 ml, हाँ या ना, है ना। तो 10 ml को फॉर अ वाइल छोड़ दो, 1 ml से बात करते हैं। तो अगर ये 1 है, ये 3 ml यूज़ होगा और ये फाइनली 2 ml बनेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml इसका, 3 ml इसका, मतलब 4 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 2 ml। तो चेंज कितने का हुआ, 4 - 2, मतलब डेल्टा एन जी, यही तो किया मैंने। डेल्टा एन जी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने निकाल रही हूँ, इनटू, क्योंकि अभी 1 ml के लिए इतना चेंज है तो 10 ml के लिए कितना होगा, इनटू 10, इसलिए मैंने इनटू वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट किया, है ना। सेकेंड चीज, स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि जनरली मैं रिएक्शन को ऐसी बैलेंस करूंगी कि स्टोइचियोमेट्री 1 है, बट अगर स्टोइचियोमेट्री 1 ना होती, लेट्स से ये लिमिटिंग होता, तो ये 3 है तो ये 2 है, तो ये 1 होगा तो ये 2/3 होगा ना। तो नीचे 3 का फैक्टर इज व्हाट, स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो ये फॉर्मूला देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आप सिंपल, आपने ये लिमिटिंग रिएजेंट माना, आपने कहा इसका 1 ml, इसका 3 ml जो है, इसका 2 ml देगा आफ्टर द रिएक्शन। तो इनिशियली वॉल्यूम 4 ml हो गया, फाइनल वॉल्यूम 2 ml हो गया। तो आपका डेल्टा वी कितना हुआ, 4 ml - 2, मतलब 2। और ये मैंने निकाला कैसे, स्ट्रेट अवे से बात है, मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स देख लिए, तो 3 + 1 4 - 2, 2 नंबर ऑफ मोल्स है, और वॉल्यूम 1 ml और स्टोइचियोमेट्री 1, तो 2 ही आएगी। नहीं तो अगर सपोज 10 ml दिया होता तो ये 30 हो जाता, ये 20 होता, मतलब सारी चीज़ें 10 से मल्टीप्लाई हो जाती ना। तो इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया, है ना। तो अब ये फॉर्मूला जो है याद रख सकते हो, डायरेक्टली आप वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इसी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ आपको, तो आपको सारी चीज़ें जो है इससे क्लियर हो जाएंगी कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और यूडोमेट्री एक्चुअली है क्या। चलिए एक न्यूमेरिकल से जो है शुरुआत करते हैं। Was taken in a eudometer tube, was taken in a eudometer tube to which O2 gas is added externally. On sparking the mixture, on sparking the mixture and cooling back to original temperature, on sparking the mixture and cooling back to original temperature, a contraction of 60 ml was observed. On passing the residual gases, another contraction, ये लिखते हैं 2KOH, another contraction of 80 ml is observed. On passing gases to alkaline pyroglol, contraction of 100 ml is observed. Calculate molecular formula of compound, volume of oxygen consumed and volume of oxygen taken. बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। फॉर्मूला निकालना, ये कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीजन के थ्रू होना, कॉन्ट्रैक्शन अल्कोहलिक QH के थ्रू होना, XYZ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, पहले इस सवाल को एक बार दोबारा पढ़ के जो की पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करते हैं। आपका सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का जो है वो 20 ml है। अब ऑक्सीजन एक्सटर्नली ऐड करा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोकार्बन लिमिटिंग होगा, जो एक्सटर्नली ऐड करते हैं वो एक्सेस होता है। मिक्सचर को स्पार्क किया, कूल बैक किया ओरिजिनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट मानेंगे। 60 ml का कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हुआ। जब इसको अल्कलाइन KOH से डाला, मतलब CO2 जब एब्जॉर्ब होगा तो 80 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब अल्कलाइन पायराग्लोल से डाला जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा तो 100 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो क्या क्या गिवन है जरा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे गिवन है वो है 20 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, मुझे गिवन है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम 60 ml, मुझे गिवन है कॉन्ट्रैक्शन ऑन पासिंग थ्रू अल्कलाइन KOH, तो इसलिए ब्रैकेट में अल्कलाइन KOH लिख रही हूँ, वो है 80 ml। एंड देन मुझे गिवन है कॉन्ट्रैक्शन वाया अल्कलाइन पायराग्लोल, वो मुझे गिवन है 100 ml, है ना। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है बेटा यहाँ पे इस प्रकार जो है गिवन है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला काम आप एक केमिकल रिएक्शन लिखिए, बिकॉज आपको फॉर्मूला निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखिए। कैसे लिखेंगे आप? रिएक्शन लिखिए। हाइड्रोकार्बन मान लीजिए CXHY फॉर्मूले का है, उसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो जैसे कुछ गिवन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बनेगा और वाटर आप एज्यूम करेंगे लिक्विड फॉर्म में बनेगा। ये तो क्लियर हो गया, बिकॉज नथिंग इज स्पेसिफाइड। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले कार्बन बैलेंस होगा बेटा हाइड्रोजन, इस डायरेक्शन में आप बैलेंस करोगे, उल्टा कभी नहीं करोगे, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। कार्बन या X है, यहाँ पे भी X लगा देते हैं। Y हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने Y हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो Y/2 लगा दीजिए, है ना। तो देखिए 2 जब कैंसिल होगा तो Y हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस अब ऑक्सीजन पर आते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2x, और यहाँ कितने Y/2, तो 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन, बट यहाँ ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो 2x प्लस Y/2 को डिवाइडेड बाय आप क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, ताकि 2x जब कैंसिल होगा तो इतने ही आपके पास जो है ऑक्सीजन भी आ जाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू हैव एक्चुअली बैलेंस दिस रिएक्शन। ना इस रिएक्शन में गैस तो ऑब्वियसली ये तीनों ही होंगे और ये तो हमारा लिक्विड ही बनेगा, बिकॉज नथिंग इज स्पेसिफाइड टू मी इन द क्वेश्चन। बस मुझे ये पता है कि भैया ये 20 ml है, ये मुझे पता है कि इनिशियली टाइम 0 पे ये मैंने 20 ml लिया, तो ये तो मेरा बेटा एक्सेस है। तो ये एक्सेस है तो क्या होगा भाई, अगर ये 1 ml लगता है, टेक्निकली अगर आप इसको लिखो तो ये x प्लस Y/4 है ना, देखा जाए तो सॉल्व करूँगी तो अगर ये 20 ml लगता है तो ये 20 इंटू x प्लस Y/4 ml लगेगा, ये जो है 20x बनेगा। और इसके लिए तो मैं ये बात बोल नहीं सकती वॉल्यूम के लिए, क्योंकि वो लिक्विड है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो मुझे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन गिवन है 60, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है, तो इसी से कर लेते हैं ना। कैसे करेंगे? डेल्टा एन का वैल्यू देखो क्या हुआ, x फाइनल मतलब इनिशियल मतलब और फाइनल हो गए ना, तो 1 आपके ये मोल्स हो गए, x प्लस Y/4 ही हो गया, तो 1 प्लस x प्लस Y/4 ये इनिशियल मोल्स हो गए, माइनस फाइनल मोल्स कितने हैं? x। स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट का 1 है ये वाले का, और इसका वॉल्यूम कितना है? 20, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो डेल्टा V का डायरेक्ट वैल्यू आया है, x देखिए कैंसिल हुआ, 1 प्लस Y/4 इंटू 20। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा V का वैल्यू उसने पहले 60 ml दे रखा है, तो ये आपका गया 3 से, तो 1 प्लस Y/4 का जो वैल्यू आया बेटा 3 आया। दैट मीन्स Y/4 का वैल्यू आ गया आपका 2 और Y का वैल्यू क्या आ गया 8, तो आपके पास Y का वैल्यू तो आ ही गया, है ना। तो इस तरीके से आपने Y निकाला। अब सेकेंड चीज जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑन पासिंग द गैस थ्रू रेसिडुअल, मतलब रेसिडुअल गैसेस टू KOH। तो भाई अगर ये KOH जो है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, अपन को ये पता है, तो अगर ये 1 ml है तो ये x ml है, तो अगर ये 20 ml है तो ये कितना बन रहा होगा? 20x ml नहीं बनेगा। और जितना भी ये बनेगा वो सारा का सारा KOH क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। यही मेरे को देखना है। तो ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन KOH की जो है
वो एक्चुअली वो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की जो KOH ने एब्जॉर्ब करी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम कितनी हुई 20x, क्योंकि अगर ये 1 होता है तो ये x होता है, ये 20 है तो ये कितना बनेगा 20x। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम 20x है और इसका कॉन्ट्रैक्शन 80 ml हमें दे रखा है, तो ये सीधा गया 4 और x का वैल्यू कितना आया 4, मतलब मेरा फॉर्मूला है C4H8, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8। द पार्ट इज डन। नेक्स्ट चीज जो मुझे दे रखी है, अब मुझे जो निकालना है वो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज्ड, या फिर कंज्यूम जिसे मैं बोल सकती हूँ, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली टेकन। ये वाली दो चीजें मुझे देखनी है। अब एक बात बताओ बच्चे, सुनो, ये तो एक्सेस है ना, इनिशियल इसका ml क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अगर ये एक 1 है सपोज, तो ये x प्लस वाई बाय 4 इंटू 1 होगा। ये अगर 1 ml यूज़ हो रहा है तो ये x प्लस वाई बाय 4 ml यूज़ होगा। ये 20 ml है तो ये x प्लस वाई बाय 4 इंटू 20 ml तो यूज़ होगा, है ना। ये बात समझ आ रही है। तो लेट्स से ज्यूम करती हूँ मैं, इस रिएक्शन में मैंने एक्सेस वाला AML लिया है ना। मैं इसको थोड़ा और क्लियरली आपको यहाँ लिख कर बताती हूँ। CXHY गैस प्लस x प्लस वाई बाय 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन will give you x CO2 and H2O which is y by 2 times of H2O liquid। तो अगर ये 20 ml है तो ये तो आपको ये एक्सेस में लेट्स से AML, दिस इज द सिनेरियो जो इनिशियल है। टाइम t पे ये 20 ml पूरा इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग है। अगर ये 1 है तो ये x प्लस वाई बाय 4 टाइम्स है, तो अगर ये 20 है तो ये A में से 20 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बाय 4 बेटा जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा और ये 20x बन जाएगा। ये एग्जैक्टली वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ तुम्हें दी है, देखा क्या, कि KOH के साथ का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये दिया है एल्कलाइन पायराग्लोल से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो, एल्कलाइन पायराग्लोल से जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन सा है, वो वही वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन है जितना वॉल्यूम बचा होगा, क्योंकि जितना ऑक्सीजन बचा होगा आफ्टर द रिएक्शन वही तो अल्कलाइन पायराग्लोल एब्जॉर्ब करेगा। तो एक्चुअली में वॉल्यूम आपने इनिशियली कितना लिया वो है AML, ठीक है, वो आपका है AML, और वॉल्यूम आपने जो इनिशियल लिया वो आपका AML है ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, जिसका मैं बोलूँ कि वो एब्जॉर्ब हुआ वो है ये, और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बेटा। देखिए कितनी गिवन है 100 ml। तो और x और y मुझे पता है तो मैं यहाँ से सॉल्व कर सकती हूँ ना, कैसे, a माइनस 20 टाइम्स x का वैल्यू कितना बच्चे 4 और y का वैल्यू है 8, तो 4 प्लस 8 ये 2 हो गया 6, मतलब 60। ये आपका हो गया 6 इंटू 2, a का वैल्यू हो गया 100 प्लस 120 मतलब 220 ml। तो आपने एक्चुअली में ऑक्सीजन जो है वो कितनी ली होगी 220 ml। तो ऑक्सीजन आपने इनिशियली कितनी ली है 220 ml, जिसमें से यूज़ कितनी हुई है, यूज़ हुई है x प्लस वाई बाय 4 इंटू 20 इस्तेमाल हुई है। मतलब कितनी इस्तेमाल हुई है, सिर्फ इतना पोर्शन जो कि आपका है 6 इंटू 2 120। तो 120 ml आपकी इस्तेमाल हुई है और 100 ml जो है कॉन्ट्रैक्शन में थी, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि 220 ml जो है वो एक्चुअली में आपने इनिशियली हुई। समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखकर जो है ना मैं यूडियोमेट्री के सवाल सॉल्व करती हूँ, ठीक है। घबराइए मत, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे इनके साथ, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है आई हैव अ 50 ml मिक्सचर ऑफ C4H8 एंड C2H6, ठीक है। मतलब आपके पास C4H8 गैस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन आपको दिख ही रहा है और साथ साथ C2H6 भी है गैस फॉर्म में। टोटल मिक्सचर 50 ml है और इनको स्पार्किंग करी, ऑक्सीजन मिला, जो भी CO2 मिल रहा है इनमें से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और CO2 जो मिल रहा है वो 130 ml है और मुझे कॉम्पोजिशन मिक्सचर का निकालना है। मतलब लेट्स से 50 ml में लेट्स से ये मैं मान लेती हूँ AML प्रेजेंट है और ये मैं मान लेती हूँ BML प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली A प्लस B तो 50 ml ही होगा, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 50 ml ऑफ द मिक्सचर है, ठीक है। नाउ जब इसका कॉम्बशन होगा तो मुझे मिलेगा CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड ऑफ कोर्स।
बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। तो आप देखेंगे कार्बन 4 है तो यहाँ मैंने 4 लगा दिया, हाइड्रोजन 8 है तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया, यह मेरा बना 4 ऑक्सीजन और यहाँ मेरा बना 8। तो 8 + 4 मेरा 12 हुआ, या 6 है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, मतलब 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूँगी तो CO2 और वाटर मिलेगा, सेम सिचुएशन होगी। बट अब फ़र्क क्या है, यहाँ कार्बन 2 है तो यहाँ 2 लगाया, 6 मतलब 3, ये हो गया मेरा 3 और ये 4 मतलब 7/2, है ना। बैलेंसिंग होगी। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये एक AMl लोगे, ये तो एक्सेस होगा क्योंकि आप हमेशा ऑक्सीजन एक्सटर्नली डालोगे। तो अगर ये AMl है तो ये 4AMl बनेगा, और अगर ये BMl है तो ये 2BMl बनेगा यहाँ पे, है ना। और मुझे बोल रखा है कि टोटल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है वो है 130 ml। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ऑब्वियसली मैं जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ आराम से A और B क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और सॉल्व करती हूँ। तो मेरा इनको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आप देखेंगे 2b कैंसिल होगा, -2a = -30 आ जाएगा। तो A का वैल्यू आ गया 15 ml। तो अगर A 15 है तो B आपका 35 ml हो गया। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर आ गया मेरे पास। परसेंटेज बोल दिए तो 15 बाय टोटल 50 × 100 कर दीजिए। सेकंड का कॉम्पोजिशन 35 बाय 50 × 100 कर दीजिए, है ना। अब बोल रहा है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालो, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट रिएक्शन में कितनी होगी, डेल्टा N ऑफ फर्स्ट वो होगा, देखिए 6 + 1 7 -4, क्योंकि ये तो लिक्विड है तो इसको 4 ही लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचियोमेट्री 1 है, इनटू वॉल्यूम कितना है A इन 15 ml। तो ये आपका बना बेटा 3 × 15 ml, दैट इज 45 ml। और सेकेंड का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखिए कितना होगा, डेल्टा N कितना हुआ 7/2 + 1, तो 7/2 + 1 माइनस आपको करना है इसका 2, ये तो लिक्विड है इसका लेना नहीं है, और टोटल ml इसका कितना है 35। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो बना आपका 7/2 - 1 × 35, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन को रीड करना अगर आपको आता है तो यूडियोमेट्री कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है ना बेटा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ, यूडियोमेट्री पे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट गो ऑन टू दिस क्वेश्चन। दिस इज लेट्स से 2-3, मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा सीक्वेंस है, मैंने से 4-5 लिख दिया राइट से, ठीक है। तो सोल्यूशन 4 की तरफ चल रहे हैं हम, इस क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि 20 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज बर्न्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा और CO2 दिया होगा, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा होगा पर वाटर दिया होगा। There was a volume contraction of 23 ml, और दोनों का रेशियो बताना है वॉल्यूम का ओरिजिनल मिक्सचर में। टेम्परेचर प्रेशर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब आप वाटर को तो लिक्विड ले लीजिए, ये आपका गैस हो गया बेटा, ये गैस हो गया, ये गैस है ऑफ कोर्स, ये गैस होगा और ये गैस होगा। अब 20 ml ओरिजिनल मिक्सचर है, लेट्स से ये AMl उसमें प्रेजेंट है और लेट्स से ये मेरा BMl प्रेजेंट है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास हो गई कि A + B का वैल्यू 20 है, क्योंकि 20 ml ऑफ द मिक्सचर है। अब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अगर मैं देखूं तो इस रिएक्शन का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये यहाँ का स्टोइचियोमेट्री 1 और ये हाफ, मतलब 3/2 -1 मतलब हाफ। तो डेल्टा N हो गया हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट A और स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट 1, है ना। आप देख रहे हैं मैं जनरली बैलेंस हाफ 3/2 7/2 इसलिए करती हूँ ताकि स्टोइचियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट में 1 कर दूँ, ठीक है। सेम चीज यहाँ होगी, अगर यहाँ का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हम डेल्टा V2 देखते हैं तो वो होगा 1 + हाफ 3/2 माइनस, यहाँ तो गैस कोई है नहीं तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में जो डेल्टा N होता है बेटा वो डेल्टा Ng है, मतलब गैसियस मोल्स आपको लेने होते हैं रिएक्टेंट के माइनस प्रोडक्ट। तो वो हो गया मेरा 3/2 सिंपल, और इसका जो वॉल्यूम है लिमिटिंग रिएजेंट का वो B है, और टोटल वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को कह रहा है 23 ml, मतलब A/2 प्लस यहाँ से आएगा 3B/2 का वैल्यू 23 ml। तो मेरे पास दो इक्वेशंस है, आई कैन इजीली सॉल्व देम, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे पास हो गया A + B आपका हो गया 20, इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ A + 3B = 46 लिख सकते हैं। अगर 2 उधर लेके मल्टीप्लाई कर दे तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, ये बन गया मेरा 2B = 46 - ये 26, मतलब B का वैल्यू हो गया 13 ml। तो अगर B आपका 13 है और टोटल 20 है, मतलब A का वैल्यू हो गया 7 ml। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO, दिस इज CO नॉट CO2 सॉरी, वॉल्यूम ऑफ CO बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अगर वो आपसे पूछता
तो वो हो जाता आपका 7/13, तो रेशियो हो जाता 7:13। बात क्लियर है? तो सिंपल है, यूडियोमेट्री कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे गए हैं, लेकिन पास्ट ईयर में जो पूछा और जो मैं यहाँ पूछ रही हूँ उस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, मैं बताऊंगी क्या आप लोगों को। बट पहले हम जरा सोल्यूशन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ C4H10 इन अ गैसियस मिक्सचर, जिसमें ये सारे प्रेजेंट है, वो 40 है। मतलब अगर मैं C4H10 प्लस CH4 प्लस CO ये मिक्सचर में इसका परसेंटेज 40 है, मतलब अगर ये टोटल में 100 ml लूं तो ये मेरा कितना होगा उसके अंदर 40 ml, यही मतलब हुआ ना, ये मेरा 40 ml होगा। बट ये कह रहा है 200 ऑफ द ml ऑफ द मिक्सचर, मतलब आपने ये 100 नहीं लिया है, 200 ml लिया है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपका 80 ml होगा, तभी आप परसेंटेज 40 कर पाओगे ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका AML मान लेते हैं, मीथेन का BML मान लेते हैं और CO का CML मान लेते हैं, और ABC का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में जो है 200 ml गिवन है। अब जो मैंने ट्विस्ट करा है ना वो यही किया है कि मैंने आपको टोटल 100 ना देके 200 दिया और परसेंटेज दी है, जबकि जो पास्ट ईयर में जेई का सवाल आया था कुछ 95 के आसपास का क्वेश्चन है, उस टाइम पे उन्होंने ये टोटल 100 ही दिया था और परसेंटेज दी थी, तो वो आसान था, समझ रहे हो? क्योंकि अब ये टोटल 100 ये 40 काम खत्म। लेकिन अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस पूरे में अगर ये 200 ml है तो AML जो है यहाँ पे 80 ml है, क्योंकि ये परसेंटेज 40 इसका दे रखा है, मतलब 80/200 × 100 तब जाके 40 होगा, तो AML 80 है। इसका मतलब हुआ B प्लस C का वैल्यू जो है वो 120 ml हो गया। वो आपसे पूछ रहा है पूरा मतलब CO2 का वॉल्यूम बताइए। इसका मतलब जब C4H10 का रिएक्शन होगा O2 के साथ तो वो देगा CO2 और वाटर। बैलेंस करूँ तो यहाँ 4 लगाऊंगी, यहाँ 10 है मतलब यहाँ 5 लगाऊंगी, तो 4 to the 8 प्लस यहाँ हुआ मेरा 5, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 हो गया, ये मेरा 13/2 मैंने करके बैलेंस कर दिया। सिमिलरली CH4 का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूँगी तो वो मुझे देगा CO2 प्लस वाटर, बस इसको मैंने यहाँ बैलेंस करा, ये 4 हुआ, यहाँ मैंने 2 लगा दिया। CO को करूँगी तो सिंपल हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 दे देगा। ये क्लियर है? तो अगर ये AML है बच्चे तो ये हमें 4 AML देगा, ये अगर BML है तो ये मुझे BML ही मिलेगा, और ये अगर मेरा CML है तो ये मुझे CML ही मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो टोटल प्रोड्यूस हो रही है वो है 4A प्लस B प्लस C, जिसमें से A का वैल्यू भी तुझे पता है, B प्लस C का भी पता है। तो A का वैल्यू कितना है 4 × 80 प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है 120, तो ये मेरा हुआ 320 प्लस 120 मतलब 440 ml। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपके पास जो है यूडियोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और बताऊंगी आप लोगों को, और उसके बाद आई होप आपको यूडियोमेट्री पूरी क्लियर हो जाएगी, फिर आप लोग जो अपने असाइनमेंट की तरफ चलिएगा। राइट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ना इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, ये भी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। हालांकि बहुत आसान है बट ध्यान से समझेंगे तभी हो पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 20 ml मिक्सचर है ओजोन और ऑक्सीजन का मेरे पास, तो मेरे पास मिक्सचर में प्रेजेंट है ओजोन प्लस ऑक्सीजन और ये टोटल है 20 ml। तो सबसे पहला काम इसे AML मान लेते बेटा, इसे BML मान लेते, तो A प्लस B 20 हो गया, ये बात तो पक्की है ना। फिर बोला गया द वॉल्यूम बिकम्स 29 ml एंड डिसअपियर्स इन अल्कलाइन पायरोग्लोल, मतलब यहाँ कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है कि जो रिएक्शन होने के बाद फाइनल जो भी गैसेस बन रही हैं वो सारी पायरोग्लोल में डिसॉल्व हो रही हैं। पायरोग्लोल में डिसॉल्व कौन होता है बेटा? ऑक्सीजन। इसका मतलब जो ये वाला ऑक्सीजन है ये तो भाई पूरा डिसॉल्व हो ही जाएगा, बट साथ साथ क्योंकि पूरा सोल्यूशन डिसअपियर हो रहा है, मतलब ओजोन रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब रिएक्शन मेरी होगी ओजोन का कन्वर्जन इन ऑक्सीजन। समझ रहे? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा सोल्यूशन पूरा डिसअपियर हो रहा है ना पायरोग्लोल में, इसका मतलब सारा ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो इस तरीके से मेरा बैलेंस हो गया।
अब ओजोन था मेरा AML, तो भाई अगर ये A होता है तो ये कितना होगा, 2 है तो ये 3 है, तो ये 3/2 AML बनेगा ना। तो एक्चुअली में फिर क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो मेरा ये ओजोन जो है ये मेरा 3/2 AML प्लस ये BML, ये मेरा दोनों ही फाइनल ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन वो जो पहले से प्रेजेंट था और ये ऑक्सीजन वो जो ओजोन ने कन्वर्ट होके मुझे दे दिया। और इसका वॉल्यूम वो 29 ml बता रहा है और ये पूरा ही सोल्यूशन पैराग्लॉन में डिसअपेयर होगा। मतलब दो इक्वेशन आई मेरे पास, A प्लस B का 20 होना और 3/2 A प्लस B का 29 होना। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करके आराम से जो है A और B का वैल्यू निकालूंगी। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ यहाँ से, तो ये मेरा आया A/2, मतलब 1 माइनस 3/2 इज हाफ, यहाँ हो गया मेरा 9, तो मतलब A का वैल्यू आ गया 18 ml। तो मुझसे पूछा क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब B निकालना है, तो B का वैल्यू हो गया आपका 20 माइनस तो 18 ml, तो ये हो गया आपका 2 ml। तो परसेंटेज कितना हो गया ऑक्सीजन का, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 10%। तो 10% आपका ऑक्सीजन जो है इसमें प्रेजेंट है। बात क्लियर हुई? ठीक, तो आई होप आप लोगों को यूडोमेट्री समझ आई। हमने काफ़ी डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स भी इस पर करे हैं। अब आप एक बार असाइनमेंट में जाके यूडोमेट्री के जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए होंगे उसको ज़रूर देखिएगा और फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बात क्लियर हुई?